गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग एडीएमई पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे बेटा, जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी वाला जो पोर्शन था। और आज वाली क्लास में पार्ट 3 क्या कर रहे हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। फ्रॉम टुडे यानी आज वाली क्लास से हम लोग मेटाबॉलिज्म जो है बेटा वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था कि ड्रग को अगर मेम्ब्रेन क्रॉस करना बेटा तो क्या चाहिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग हम लोगों ने लिए थे। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए मैंने फिर आपको क्या बताया था कि जितना ड्रग बॉडी में जाना जरूरी है किसी डिजीज या किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा ड्रग बॉडी से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि वो ड्रग जो है वो क्या करेगा बेटा, फ्यूचर में टॉक्सिसिटी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो दैट्स वाई जब ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दिया, इट मींस ये अपना एक्शन दे दिया, तो ये ड्रग अब बॉडी से बाहर जाना, मतलब बॉडी जो है अब इसको क्या करना चाहेगी, एक्सक्रीट आउट करना शुरू करेगी। अब एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, तो किडनी। और किडनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किडनी में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो इस टाइप से क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब सुनना, अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग इस नेफ्रॉन में जाता है तो वो वापस उसके चांसेस हैं रीअब्जॉर्ब होने के। क्यों चांसेस हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है और लिपिड सॉल्युबल इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। तो दैट्स वाई ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है बेटा, इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना होगा, यानी वाटर सॉल्युबल बनाना होगा। यानी ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग को अब क्या चीज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा वाटर सॉल्युबल में। और वाटर सॉल्युबल आपको मालूम है कि अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग यहाँ पे आएगा तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। और इसी कन्वर्जन को, यानी कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह रहे थे। तो दैट्स वाई मैंने अर्लियर क्लास में ही आपको क्लियर कर दिया था कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होते क्या हैं, और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड और जो रेस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर फॉर्म ऑफ ड्रग टू इट्स पोलर फॉर्म बाय केमिकल अल्टरेशन और केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं बेटा। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। सेकंड पॉइंट है बेटा, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन्वॉल्व एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन दैट इज साइटोक्रोम P450 एंजाइम। अब सुनना, ये जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है ना, ये बॉडी में ऑटोमेटिक नहीं होती है। जब भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है बेटा, तो उस मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प कौन करता है, तो उसमें हेल्पफुल होता है वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम। और जिसमें से एक एंजाइम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये एक्चुअली में ऑक्सीजिनेज एंजाइम है बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, शो करते हैं। तो सुना, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, और उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दैट्स वाई इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। एक्चुअली में ये ऑक्सीजिनेज एंजाइम्स हैं। अब सुनाइए, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को अब हम लोग डिस्कस करना पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो दैट्स वाई अब हम लोग क्या करते हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। साइटो मीन्स होता है सेल, क्रोम मीन्स होता है कलर। तो साइटोक्रोम मतलब सेल एक कलर शो करेगा एक पीक पे। जैसे आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा ना, यूवी वगैरह एनालिसिस वगैरह आपने किए होंगे, तो ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ का क्या है भाई, पीक। ये ग्राफ का क्या है, पीक है, ये वाला रीजन। तो वही पॉइंट बता रहा है कि
सेल जो है कलर शो करेगा पीक पे, और पीक कितना पे 450 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, 450 नैनोमीटर वेवलेंथ पे एक कलर प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम। दैट्स वाई इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो एक्चुअली साइटोक्रोम P450 एंजाइम नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये सेल में कलर शो करता है जब ये वेवलेंथ इसको क्रॉस किया जाता है, वेवलेंथ दिया जाता है अप्रॉक्स 450 नैनोमीटर का, है ना। तो दैट्स व्हाई इट कैन बी नोन एज साइटोक्रोम P450 एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोक्रोम P450, CYP450 इसको बोलते हैं ना। तो साइटोक्रोम शॉर्ट में साइटोक्रोम P450 एंजाइम ऑल्सो नोन एज माइक्रोजोमल एंजाइम सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 2014 के जीपेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके ये क्वेश्चन है बेटा कि CYP450 एंजाइम की सिंथेसिस कहां पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और उससे भी और डीप में जाओगे तो आप देखोगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है ना। और इसको माइक्रोजोमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो माइक्रोसोम है उनके जो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ब्रेक डाउन होता है इस टाइप से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों ने पढ़ा होगा, रफ है तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, तो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जब ये ब्रेकडाउन होते हैं तो छोटे छोटे माइक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी माइक्रोसोम के कारण इसका नाम पड़ा है माइक्रोजोमल एंजाइम। क्या नाम पड़ा है, माइक्रोजोमल एंजाइम नाम पड़ा है। तो यहाँ पर वही है कि CYP450 एंजाइम ऑल्सो नोन एज माइक्रोजोमल एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है CYP3A4 एंड CYP3A5 बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल ड्रग्स। अब देखो CYP जो एंजाइम है बेटा साइटोक्रोम P450 एंजाइम अप्रॉक्स मोर देन 1000 हमारी बॉडी में मोर देन 1000 प्रेजेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन उनमें से 2 या 3 ऐसे एंजाइम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लगभग मोस्टली ड्रग का मेटाबॉलिज्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया CYP3A4, क्या एग्जांपल दिया, CYP3A4, और एग्जांपल दिया CYP3A5। ये 2 एंजाइम अकेले लगभग 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। तो हो गया ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो 1000 से भी ज्यादा हमारे पास माइक्रोजोमल एंजाइम प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, लेकिन 2 एंजाइम ने यानी CYP3A4 और CYP3A5 ने, ये दोनों ने मिलकर के अकेले 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म किया। और इस साल मतलब 2019 के जीपेट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, माइक्रोजोमल एंजाइम जो 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा 3A4 3A5। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और एक एक पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से तो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो वो हमसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CYP3A4 एंड 3A5 एंजाइम। नेक्स्ट बेटा CYP2D6 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब देखो एक और है CYP2D6, ये भी साइटोक्रोम P450 एंजाइम का ही एग्जांपल है। ये अकेले 20% ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है। तो देखो 1 2 3 ये तीनों एंजाइम ने मिलकर के लगभग 70% ड्रग का क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म कर दिया। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है CYP2E1 इज इन्वॉल्व इन पैरासीटामोल ड्रग मेटाबॉलिज्म। CYP2E1 जो है बेटा वो पैरासीटामोल के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रखेंगे पैरासीटामोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, CYP2E1 माइक्रोजोमल एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के एक्चुअली में साइट क्या है। तो साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करें बेटा तो यहाँ पर प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर एंड किडनी। प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर एंड किडनी, मोस्टली यही साइट है जहां पर क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म होता है। क्या है, प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर एंड किडनी, यही है क्या, यहाँ पर क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म मोस्टली यहाँ पर प्रोसीड होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे कि एक पिल बनाई गई है किसके लिए, किड के लिए। पिल्स मतलब होती है ना मेडिसिन जो होती है टैबलेट फॉर्म में, जो स्मॉल साइज की जो होती है। तो एक पिल बनाया गया किसके लिए, किड के लिए। ये क्या है, मेटाबॉलिक साइट है। तो क्या क्या हो गया, प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर और किडनी में क्या है भाई, मेटाबॉलिक साइट है जहां पर मेटाबॉलिज्म होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज गिवन बिलो। बहुत सारे मैंने क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन
मतलब कि अगर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो किसके थ्रू होगी, तो किसी न किसी एंजाइम के थ्रू होगी। और वो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स का मोस्टली जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, इट इज अ बायो कैटालिस्ट। ऑब्वियसली ये बायो कैटालिस्ट है, यानी ये कैटालिस्ट की रोल प्ले करते हैं। कैटालिस्ट का रोल प्ले करने का मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज या तो डिक्रीज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, एक्चुअली में ये वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं, मतलब उसको कैटालिस्ट के रूप में उसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो अब हम लोग उन रिएक्शंस को सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग है बेटा मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। इसमें दो फेज होते हैं बेटा, फेज 1 एंड फेज 2। तो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होती है तो एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज है फेज 1 और सेकंड फेज है बेटा फेज 2। फेज 1 में रिएक्शन जो है बेटा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है। याद रखेंगे फेज 1 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन, ये सभी के सभी फेज 1 में होते हैं। और फेज 2 में क्या होता है, ग्लूकोइरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन, एसीटेट फॉस्फेट सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शन, एमाइनो एसिड कंजुगेशन रिएक्शन। यहाँ पर याद रखेंगे कंजुगेशन रिएक्शन, यानी फेज 2 में क्या होता है भाई, तो कंजुगेशन रिएक्शन होते हैं। अब सुनना, फेज 1 रिएक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेज 2 रिएक्शन। ऑब्वियसली समटाइम्स क्या होता है कि लेस लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं, वैसे ड्रग जिसकी लिपोफिलिसिटी क्या होती है, कम होती है या तो ना के बराबर होती है। तो लेस लिपोफिलिक ड्रग है तो उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो समटाइम्स फेज 1 ही उसको क्या कर देता है, कंप्लीट रूप से मेटाबोलाइज कर देता है। तो दैट्स व्हाई वो ड्रग को फेज 2 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए बोला गया कि फेज 1 क्या है, मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फेज 2। तो फेज 1 क्या हो गया भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया किसके कंपेयर में, फेज 2 के कंपेयर में। फेज 2 में एक्चुअली कंजुगेशन रिएक्शन है बेटा, कोई ग्रुप आकर के बाइंड करता है ड्रग के ऊपर और उसको लिपिड सॉल्वर से वाटर सॉल्वर में कन्वर्ट करता है ताकि इजीली बॉडी से क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है साइटोक्रोम P450 एंजाइम कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोइरोनेट कंजुगेशन रिएक्शन। अब देखना C/P450 एंजाइम जो ऑक्सीजिनेज एंजाइम है, जिसको हम माइक्रोजोमल एंजाइम्स अभी जो हमने डिस्कस किया, वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोइरोनेट कंजुगेशन रिएक्शंस को क्या करता है, कैटालाइज करता है। कंजुगेशन रिएक्शन व्हाइल नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम व्हिच इज आल्सो पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करेगा मेटाबॉलिज्म में। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम भी पार्टिसिपेट करेगा बेटा, जैसे हम लोगों ने माइक्रोजोमल एंजाइम देखा वैसे ही नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम की अगर मैं बात करूं बेटा, जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म दैट इज एमिडेज एंड स्टीरेज। जैसे देखो मैंने क्या बताया कि मेटाबॉलिज्म में दो एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म में क्या है, दो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, एक है माइक्रोजोमल और एक है नॉन माइक्रोजोमल। माइक्रोजोमल के बारे में मैंने बता दिया, C/P450 एंजाइम जो है बेटा वो माइक्रोजोमल एंजाइम है, इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस कर लिए। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स के अंदर में क्या आते हैं, एमिडेज और स्टीरेज एंजाइम, जो कैटालाइज करता है एक्सेप्ट देन ग्लूकोइरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन। अब देखो ग्लूकोइरोनेट कंजुगेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है, ऑक्सीजिनेज यानी कि माइक्रोजोमल एंजाइम। लेकिन और जो बाकी केमिकल रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़े मेटाबॉलिज्म के अंदर में, उनमें से ग्लूकोइरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन को छोड़ करके जितने भी एंजाइम्स, जितने भी हम लोग रिएक्शन अभी डिस्कस किए, वो सभी के सभी रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है बेटा, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, जिसका नाम है एमिडेज और स्टीरेज। तो याद रखेंगे कि मेटाबॉलिज्म में माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल दोनों एंजाइम्स हैं, कौन कौन से रिएक्शंस को कौन कैटालाइज करता है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में क्या करता है, तो ये ड्रग को कन्वर्ट करता है एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव फॉर्म। मतलब कोई हमें मेडिसिन लिया, अपना एक्शन दे दिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसने शो कर दिया मेडिसिन ने, अब इस ड्रग को ये क्या कर देगा, इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। पहला काम तो ये किया। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है,
कि हमने ड्रग कैसा लिया, इनएक्टिव, यानी कि हमने इनएक्टिव ड्रग यानी कि हम प्रो ड्रग लेते हैं जो बॉडी से पहले क्या होता है, इनएक्टिव। तो हमने क्या लिया, प्रो ड्रग, जिसको हम इनएक्टिव ड्रग बोलते हैं। ये पहले क्या करेगा, एक्टिव ड्रग में इसको कन्वर्ट करेगा, बॉडी में जाकर के इसको क्या करेगा, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करेगा। तो इनएक्टिव ड्रग को क्या करता है, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करता है। तो याद रखेंगे, ये एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव भी करता है, इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव में भी कन्वर्ट करता है। और थर्ड फंक्शन क्या है मेटाबॉलिज्म का, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। समटाइम क्या होता है कि ड्रग भी एक्टिव है और इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो मेटाबॉलिज्म के जो मेटाबोलाइट होते हैं, जो मेटाबोलाइट आए बेटा, वो मेटाबोलाइट भी क्या होते हैं, जो आगे मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, मेटाबोलाइट भी क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो देखो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या क्या है, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है भाई। तो ये एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव यानी प्रो ड्रग को एक्टिव में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये एक्टिव मेटाबोलाइट का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, उस एग्जांपल्स को अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कुछ एक्टिव ड्रग हैं और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट हैं जो हमें याद रखने हैं। जहां से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स बताते जा रहा हूं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सारे एग्जांपल्स आप इजीली बहुत अच्छे से और बहुत ही श्योर होकर के इसको याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा रहती है। अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है, एक्टिव ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट। जैसे एमिट्रिटाइलिन एक्टिव ड्रग है, ये मेटाबॉलिज्म जब इसको ही होगी, जब इस ड्रग की क्या हुई भाई, तो इस ड्रग की अब क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म हुई। तो मेटाबॉलिज्म के बाद ये जो मेटाबोलाइट बने हैं, ये जो मेटाबोलाइट है बेटा, ये मेटाबोलाइट भी क्या है भाई, एक्टिव है, यानी ये भी एक्शन देगा। एमिट्रिटाइलिन तो अपना एक्शन दिया ही दिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब न्यूट्रिटाइलिन जो है ये भी अपना एक्शन देगा। तो एमिट्रिटाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, न्यूट्रिटाइलिन, याद रहेगा, टाइलिन टाइलिन वर्ड है। कोडीन का है मॉर्फिन, कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है बेटा, मॉर्फिन। डायाजिपाम का है बेटा ऑक्जाजिपाम, नाम से ही है अप्रोक्स लगभग सभी। डिजिटॉक्सिन का है डिजॉक्सिन। इमिप्रामिन का है बेटा डेसिमिप्रामिन, ये भी नाम से याद हो जाएगा। फेनासेटिन का है बेटा पैरासीटामोल, फेनासेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल है ना। फेनासेटिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, पैरासीटामोल। प्रीमिडोन का है बेटा फिनोबार्बिटोन, ये हाइप्नोटिक सेडेटिव का ड्रग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनोबार्बिटोन का एक्टिव ड्रग क्या है भाई, प्रीमिडोन है, या प्रीमिडोन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, फिनोबार्बिटोन, याद रखना है। स्पाइरोलैक्टोन का है बेटा कैनरिनोन। एलोप्यूरिनोल का है बेटा एलोजैंथिन। मॉर्फिन का है बेटा मॉर्फिन 6 ग्लूकोइरोनाइड। तो देखो कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट मॉर्फिन और मॉर्फिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या बनता है, मॉर्फिन 6 ग्लूकोइरोनाइड। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। और लगभग एक दूसरे से सिमिलर ही वर्ड हैं, तो यहाँ पर ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और बगैर ट्रिक के भी आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये तो हो गया एक्टिव मेटाबोलाइट एंड देयर एक्टिव ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा लिस्ट ऑफ प्रो ड्रग एंड देयर एक्टिव फॉर्म। यानी अब कुछ वो ड्रग देखते हैं जो इनएक्टिव है, मतलब बॉडी से पहले तो वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही बॉडी में जाते हैं तो उसको हम बॉडी जो है वो एक्टिवेट करती है, तो उसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग। जैसे प्रोगुआनिन, लिवोडोपा, इनेलाप्रिल, डिपेफ्रिन, सुलिनडैक, प्रेडनिसोन, बैकेम्पेसिलिन, सल्फासेलाजिन, एसाइक्लोबिड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये सभी के सभी क्या है बेटा, प्रो ड्रग है। ये सभी के सभी क्या है, प्रो ड्रग है। तो समटाइम्स आपको क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द ड्रग इज कम्स अंडर इन प्रो ड्रग, है ना, या विच वन ऑफ द ड्रग इज प्रो ड्रग इन नेचर। इनमें से कौन से ऐसे ड्रग है जो प्रो ड्रग इन नेचर, या तो एग्जांपल्स ऑफ प्रो ड्रग इज, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछेंगे और 4 ऑप्शन में से इन्हीं में से कोई ड्रग आपको देखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी। बाकी जब और इंपॉर्टेंट जो जीपेट या नाइपर वाले हैं उनके लिए तो मैं जब ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ाता हूं तो उसमें भी मैं बताता हूं बेटा कि कौन कौन से ड्रग है जो प्रो ड्रग है। जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं अभी पढ़ा रहा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंशन ड्रग में, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से प्रो ड्रग है। तो देखो प्रो ड्रग और तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, या तो एटलीस्ट इतना याद रखना है, ये प्रो ड्रग एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर याद कर लें। तो प्रोगुआनिल प्रो ड्रग है बेटा, और इसके एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, साइक्लोगुआनिल, नाम सही है प्रोगुआनिल साइक्लोगुआनिल। गुआनिल, लिवोडोपा का डोपामिन, नाम सही है लिवोडोपा, डोपा वर्ड से हो जाएगा डोपामिन।
इनेलाप्रिल नाम से है इनेलाप्रिलेट, डिपिफ्रिन इफिनेफ्रिन ये भी नाम से हो जाएगा, सुलिनडेक सल्फाइड मेटाबोलाइट ये भी नाम से याद हो जाएगा, प्रेडनिसोन प्रेडनिसोलोन, बैकैम्पेसिलिन एम्पिसिलिन, सल्फासिलाजिन 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, एसाइक्लोबिर ट्राइफॉस्फेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड एल्डोफॉस्फेमाइड और एक्रोलिन। तो देखो ये प्रो ड्रग है, इस साइड वाले पूरे के पूरे क्या है भाई, तो इस साइड वाले पूरे के पूरे क्या है, प्रो ड्रग है। और ये प्रो ड्रग हमारी बॉडी में आकर के एक्टिव ड्रग में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रो ड्रग है और प्रो ड्रग के ये एक्टिव फॉर्म है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हमने एक्टिव ड्रग एंड एक्टिव मेटाबोलाइट याद कर लिए। सेकंड हम लोग लिस्ट ऑफ प्रो ड्रग यानी इनएक्टिव और देयर एक्टिव मेटाबोलाइट भी हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग कहां पर आते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल। जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल जो अभी पढ़े हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस साइक्लाइजेशन डीसाइक्लाइजेशन, तो ये कौन कौन से एक्शन शो करते हैं, कौन कौन से ड्रग ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, कौन से ड्रग रिडक्शन शो करता है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको याद करवा दूं ताकि इजीली आपको क्या हो जाए, वो सॉर्ट आउट हो जाए, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए पहला रिएक्शन मैंने दिया है ऑक्सीडेशन। कौन कौन से ड्रग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, तो फेनिटोइन फिनोबार्बिटोन और प्रोपेनोन, ट्रिपल पी ऑक्सीडेशन। और भी बहुत सारे ड्रग हैं, लेकिन इतना तो एटलीस्ट आपको याद रखना है जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू कौन कौन से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो फेनिटोइन फिनोबार्बिटोन और प्रोपेनोन को। रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू किसका होता है बेटा, मेथाडोन और क्लोरामफेनिकोल को। हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोकेन, सकिनाइल कोलिन, लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, एस्पिरिन, पेटिडीन, ऑक्सीटोसिन और भी बहुत सारे ड्रग हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस के थ्रू होती है। साइक्लाइजेशन प्रोगुआनिल का होता है बेटा, जो आगे जाकर के साइक्लोगुआनिल का फॉर्मेशन करता है। और डीसाइक्लाइजेशन में फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन। तो देखो फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन का ऑक्सीडेशन भी होता है और डीसाइक्लाइजेशन भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक ही रिएक्शन के थ्रू हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर फेज 1 फेज 2 भी, और फेज 1 में भी बहुत सारे और फेज 2 में भी बहुत सारे कंजुगेशन रिएक्शंस इंक्लूडेड रहते हैं। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पर एक ड्रग किसी एक ही रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज नहीं होगा। इस पॉइंट को इजिली आप याद रखो और बहुत श्योर होकर के इसको याद रखो। यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरियस टाइप ऑफ ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इवन एंजाइम्स की भी अगर हम बात करें तो एंजाइम्स भी यहाँ पर 2 टाइप्स के यूज हो रहा है, माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल। नॉन माइक्रोजोमल में भी एमिडेज और स्ट्रेज अलग अलग एंजाइम्स है, माइक्रोजोमल में मोर देन 1000 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और मैंने आपको कुछ ऐसे ड्रग के एग्जांपल्स याद करवा दिए जिनके मेटाबॉलिज्म्स आपको इजीली क्या हो जाए भाई, एग्जामिनेशन में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, जहां से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपको इजीली क्या हो जाए, वहां पर सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको क्या करा दिए बेटा, याद करवा दिए। अब हम लोग आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम एंड देयर एग्जांपल, फेज 2 का। फेज 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस साइक्लाइजेशन डीसाइक्लाइजेशन का। अब हम लोग आते हैं फेज 2 का। फेज 2 में पहला है बेटा ग्लूकोइरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन। ग्लूकोइरोनाइड कंजुगेशन में एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ये एंजाइम है बेटा, ये किसका लिस्ट है एंजाइम का। एंजाइम कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो यूडीपी यानी कि यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोइरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे ग्लूकोइरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन में, तो यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और यहाँ पे ड्रग कौन कौन से ड्रग हैं जो ग्लूकोइरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइज होंगे, तो वहां पर एग्जांपल है क्लोरामफेनिकोल, एस्पिरिन और फेनासेटिन। ग्लाइसिन कंजुगेशन रिएक्शंस के लिए एसाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन ट्रांसफरेज ये एंजाइम रिस्पांसिबल होगा। और यहाँ पे ड्रग जो है बेटा वो सैलिसिलेट एंड ड्रग हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इन ड्रग का क्या होगा, ग्लाइसिन कंजुगेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होंगे, वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा। नेक्स्ट है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन। इसमें ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। और पैरासीटामोल ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पैरासीटामोल जो ड्रग है बेटा इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, फेनासेटिन है ना, मैंने आपको बताया था कि फेनासेटिन इसका प्रो ड्रग है और वहां से पैरासीटामोल का फॉर्मेशन होता है। ये पैरासीटामोल की जो मेटाबॉलिज्म के लिए माइक्रोजोमल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो क्या था भाई, तो CYP2E1 मैंने बताया था।
कि पैरासीटामोल के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अभी मैंने बताया कि ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन जिसमें ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज एंजाइम्स की हेल्प से पैरासीटामोल की मेटाबॉलिज्म हो सकती है। अब कुछ कंजुगेशन रिएक्शन है, उसमें कुछ एंजाइम्स और उसके कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि एसिटाइलेशन, ये भी एक रिएक्शन है बेटा। एसिटाइलेशन में कौन से एंजाइम है, तो एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ड्रग कौन कौन सा होगा, सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, पीएएस इसको बोलते हैं बेटा, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, और हाइड्रोलाजिन। इन सब का एसिटाइलेशन कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू होंगे। मिथाइलेशन कंजुगेशन रिएक्शन में ट्रांसमिथाइलेज, यहाँ पे ड्रग है बेटा एड्रिनलिन, हिस्टामिन, निकोटिनिक एसिड। सल्फेट कंजुगेशन में एंजाइम यूज होगा सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम, और यहाँ पे ड्रग जिसके मेटाबॉलिज्म सल्फेट कंजुगेशन के थ्रू होंगे, उस ड्रग का नाम है क्लोरामफेनिकोल, एड्रिनल हार्मोन, 6 स्टेरॉइड, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, उसके अंडर में आ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो था बेटा वो कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, ऑर्डर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के ऑर्डर ऐसे बायोफार्मास्यूटिक्स में डीप में पढ़ने को मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो एमपी फार्मासिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इतना ही अभी याद कर ले, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। बाकी जीपेट नाइपर वाले इस पॉइंट को तो याद रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावे जब बायोफार्मास्यूटिक्स की वीडियो लेक्चर्स आएंगे या तो आप क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड करेंगे हमारे भोपाल में, तो उस क्लासरूम में आपको ये काइनेटिक्स के बारे में बताया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है। अभी तो फिलहाल याद रखना कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स कितने हैं बेटा, तो 2 टाइप के ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। क्वेश्चन आता है कि कौन से ड्रग फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, कौन सा सेकंड को फॉलो करता है, ऐसे वहां पर क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में बेटा कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। फर्स्ट ऑर्डर में वो ड्रग को हम शामिल रखेंगे जिसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि मान कर चलो 1 मिनट में 20% या 20 ml ड्रग क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, परसेंट में 20% एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो जैसे मान के चलो 100 mg का हमारे 100 ग्राम का हमारे पास ड्रग है और इसका 20% 1 मिनट में बाहर जा रहा है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा बेटा, 20 ग्राम। अब अगर मान के चलो ये ड्रग हमने 1000 ग्राम का कर दिया, तो 1000 ग्राम का भी 20% क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। यानी कि डोज बढ़ेगा तो एक्सक्रीशन रेट भी इंक्रीज होगा, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंट, फ्रैक्शन जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जबकि सेकेंड ऑर्डर में है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। जैसे मानकर चलो 10 ग्राम अगर हमने लिया तो उसमें 1 ग्राम 1 मिनट में बाहर जा रहा है। अब अगर हम इसको 100 ग्राम कर दें तो भी 1 मिनट में 1 ml ही बाहर जाएगा, यानी कि अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है। अल्कोहल जो होता है बेसिकली अल्कोहल के साथ यही देखने को मिलता है, जो वाइन वगैरह पीते हैं वो जब ज्यादा डोज ले लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म तो उसका कांस्टेंट है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हो तो वो वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर आ जाती है, क्योंकि अब मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती, रेट इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर के अंदर में आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन, याद रखेंगे कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, जबकि सेकेंड ऑर्डर के अंदर में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज होता है। तो बेस्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर वाले ड्रग। वो ड्रग जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम डोज बढ़ाए हैं तो उसका एलिमिनेशन रेट यानी कि उसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट्स व्हाई वो ड्रग जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करते हैं, वो ड्रग बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू सेकंड ऑर्डर। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड व्हाट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इंक्रीज कंसंट्रेशन देन रेट ऑफ एलिमिनेशन विल आल्सो इंक्रीज। देखो एलिमिनेशन रेट क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, या तो अगर कंसंट्रेशन ड्रग की इंक्रीज होगी तो एलिमिनेशन भी इंक्रीज होगी। मैंने बोला ना कि अगर 100 है तो 20 mg बाहर रिलीज हो रही है, और अगर मानकर चलो 1000 हो गया तो 200 mg, अगर 10,000 हो गया तो 2000 mg रिलीज होगा। यानी कि एलिमिनेशन कंसंट्रेशन के साथ साथ एलिमिनेशन रेट भी इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ पर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रहेगा। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, है ना। नेक्स्ट है क्लियरेंस इज कांस्टेंट। क्लियरेंस का जो रेट होगा बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन में है, परसेंट में है, तो दैट्स व्हाई ये कांस्टेंट रहेगा, जबकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा प्लाज्मा कांस्टेंट के। टी हाफ इज कांस्टेंट, यहाँ पर टी हाफ जो है बेटा, टी हाफ जो ड्रग का होता है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर टी हाफ जो है बेटा वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
याद रखेंगे ब्लाइंडली अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वो आपसे पूछता है तो मोस्टली ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि साइंटिस्ट कभी भी नहीं चाहेगा, जो रिसर्च करने वाले जो R&D डिपार्टमेंट के लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करते हैं ड्रग का, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी ड्रग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करे। क्योंकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है कि डोज डिपेंडेंट, कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता है, एलिमिनेशन बहुत ही स्लो रहता है, एक अमाउंट ऑफ ड्रग ही क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग ही बॉडी से बाहर जाती है। तो दैट्स वाई सेकंड ऑर्डर ड्रग फॉलो करने के लिए साइंटिस्ट नहीं चाहता है, लेकिन इन केस अगर वो फर्स्ट ऑर्डर ड्रग नहीं फॉलो करती है तब तो सेकंड ऑप्शन ही हमारे पास है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर से कभी भी क्वेश्चन जीपेट में नहीं पूछता बेटा कि विच वन ऑफ द ड्रग इज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक्स। हमेशा आपको क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द ड्रग इज फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर कौन से ऐसे ड्रग हैं जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर, मोस्टली ड्रग तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो सेकेंड ऑर्डर कौन कौन से करता है तो उसका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर कौन शो करता है बेटा? वारफेरिन, अल्कोहल, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड, फेनिटोइन, ये वो ड्रग है बेटा जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपको याद रखना है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाले ड्रग कौन कौन है, तो मेरे साथ ही यहीं पर दोहरा लेंगे और याद कर लेंगे। वारफेरिन, अल्कोहल, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड, फेनिटोइन, ये सभी के सभी वो ड्रग है जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। चलिए, मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या है बेटा? हॉफमैन एलिमिनेशन। उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। एक्चुअली में ये हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है? तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन सिंपली रेफर टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बाय मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा कि जितने भी एंजाइम, जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं ड्रग्स के, वो किसी ना किसी एंजाइम के हेल्प से होते हैं। लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन ये कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ ड्रग की एलिमिनेशन जो होती है वो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनकी एलिमिनेशन में किसी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी एंजाइम्स की हेल्प से नहीं होती है, बशर्ते वो ड्रग मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करती है। ड्रग खुद ही अपने आप मॉलिक्यूल जो है उसको क्या कर लेती है, रीअरेंज करके लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होकर के बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो समटाइम्स डेफिनेशन से वाइज क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन, या तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हॉफमैन एलिमिनेशन। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको जीपेट एग्जामिनेशन में समटाइम्स बनते हैं। तो उसमें याद रखेंगे कि हॉफमैन एलिमिनेशन सिंपली रेफर टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बाय मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एंजाइम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड CYP 3A4 एंड 3A5 एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आ रहा है जी। ऐसे कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो CYP 3A4 और 3A5 ये दोनों एंजाइम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको मालूम है, क्योंकि ये 50% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए ये एंजाइम क्या था बेटा, रिस्पॉन्सिबल था। तो दैट्स व्हाई ये एंजाइम्स हमारे लिए क्या है, रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है, लिस्ट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड CYP 3A4 और 3A5 एंजाइम। यानी ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो साइटोक्रोम P450, 3A4 और 3A5 एंजाइम्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। उसका एग्जांपल है बेटा रिफैम्पिन, फेनिटोइन, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, कार्बामेजिपाइन, बार्बिटूरेट, पियोग्लिटाजोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड PTC। ये वो ड्रग है बेटा जो CYP 3A4 और 3A5 को इंड्यूस करते हैं। तो डायरेक्ट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द ड्रग इज इंड्यूस CYP 3A4 और 3A5 एंजाइम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप में से इन्हीं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इन्हीं में से एक ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे बेटा, तो देखो 3A4 3A5 को हम लोग क्या बोले कि भाई ये 50% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 50-50 ओवर का जो मैच होता है, वनडे क्रिकेट मैच जो होता है बेटा, तो 50% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है CYP 3A4 और 3A5 एंजाइम। तो अब हम लोग यहाँ से 50-50 ओवर का एक मैच का एक स्टोरी सुनते हैं। तो इंडिया का मैच देख रहे थे रीफा और अदर फैन, मतलब रीफा नाम की एक फैन थी और एक और बहुत सारे फैन थे, मतलब रीफा नाम की एक लड़की थी, तो रिफैम्सिन और बहुत सारे और फैन यानी फेनिटोइन क्या देख रहे थे, इंडिया का 50-50 वाला मैच देख रहे थे, है ना। मारुति कार के अंदर, कहां पर, मारुति कार यानी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स और कार से हो जाएगा कार्बामेजिपाइन। मैच के बाद, मैच देखने के बाद बार में गए, कहां पर गए, बार यानी जो बियर बार वगैरह होता है,
तो बार गए तो बारबिचुरेट, और वहां पर पिए, पीना मतलब ड्रिंक करना, क्या पिए भाई, तो ग्लूकोज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो देखो सिंपली याद कर लिए 3A5 3A4 एंजाइम्स को इंड्यूस करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं। तो हमने याद किया कि भाई 50-50 ओवर का मैच था, तो हम लोगों ने रिफा और एक दूसरे फैनी यानी रिफैम्सिन और फेनिटोइन दोनों ने मारुति कार के अंदर यानी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स और कार्बामेजिपाइन मारुति कार के अंदर मैच देख रहे थे। मैच देखने के बाद वो बार गए, बार में क्या पिए भाई, तो ग्लूकोज, खत्म हो गया। ये वो ड्रग है जो CYP 3A4 और 3A5 एंजाइम्स को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इन छोटे से ट्रिक से आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं जिनकी ट्रिक ऑलरेडी मैं बना रखा हूं और आपको मैं बता भी देता हूं ताकि वो इजीली आपको वो क्या हो जाए, याद हो जाए। नेक्स्ट है बेटा लिस्ट ऑफ ड्रग विच इनहिबिट CYP 3A4। तो याद रखना है कुछ ऐसे ड्रग हैं जो CYP 3A4 को इंड्यूस कर रहे थे। अब कुछ ऐसे भी ड्रग आएंगे आपको देखने को मिलेंगे जो CYP 3A4 3A5 को क्या करेंगे, तो वो अब इसको इनहिबिट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि इनहिबिटर कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, CYP 3A4 3A5 का, या उसका इंड्यूसर पूछ रहा है। इंड्यूसर के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अब इनहिबिटर के लिए भी मैं आपको ट्रिक देता हूं कि कैसे इनहिबिटर याद करेंगे। ड्रग कौन कौन सा है भाई, तो रिटोनाविर, इरिथ्रोमाइसिन, ट्रोलिंडोमाइसिन, एमाजुलिन, डिल्टियाजेम, ग्रेप फ्रूट जूस, इट्राकोनाजोल, कैरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल और वेरापामिल। और भी बहुत सारे ड्रग हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने ड्रग तो हमें याद रखने ही हैं जो CYP 3A4 3A5 को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे याद करेंगे, इन हीरो को, इनहिबिटर, यहाँ पर इनहिबिटर है तो इनहिबिटर है तो इनहिबिटर से क्या निकालेंगे, इन हीरो, इन हीरो को जो मैच जीतने वाले थे, है ना, इन हीरो को रीति रिवाज से हो जाएगा रिटोनाविर और रिवाज से हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन। रीति रिवाज से ट्रॉली में बैठा करके, ट्रैक्टर का जो ट्रॉली होता है, ट्रोलिंडोमाइसिन कहाँ लाया गया भाई, निजामुद्दीन, दिल्ली में एक जगह है बेटा निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से निकालेंगे एजामुलिन, है ना, निजामुद्दीन से दिल्ली लाया गया, निजामुद्दीन से दिल्ली यानी कि डिल्टियाजेम लाया गया। और उनको क्या पिलाया गया, तो ग्रेप फ्रूट का जूस पिलाया गया। और बोला गया कि ये पार्टी इंडियन क्रिकेट के वीरों के नाम है। ये पार्टी जो है वो इंडियन क्रिकेट, इंडियन से हो जाएगा इट्राकोनाजोल, क्रिकेट से हो जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन, के से हो जाएगा कीटोकोनाजोल और वीरों से हो जाएगा वेरापामिल। तो देखो एक एक वर्ड वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेगा बेटा। आपको हो सकता है ये ट्रिक समझने में थोड़ा सा परेशानी हो, जब एक दो बार आप इस वीडियो को रिकॉल करके या रिवाइज करके आप देखेंगे तो ट्रिक समझ में आ जाएगा और अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से ट्रिक को लिखेंगे। या तो आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना है तो आप स्टडी मटेरियल भी मेरे से ले सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर भी बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में, चाहो तो मैं एक बार और बता देता हूँ 9039301429। इस नंबर पे कॉल करके बेटा आप स्टडी मटेरियल हमसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। मतलब दूसरे जितने भी और भी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो बुकलेट वगैरह बनाते हैं उनसे बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही अफेक्टिव मटेरियल हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। ये आप हमसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उसमें ये सारी चीजें आपको लिखी रहेगी। तो देखो मैंने क्या याद करवाया कि इन हीरो को रीति रिवाज से ट्रॉली में बैठा करके निजामुद्दीन से दिल्ली लाया गया और उनको ग्रेप फ्रूट जूस पिलाया गया और बोला गया कि इंडियन क्रिकेट के तरफ से के वीरों के तरफ से ये क्या दिया गया है, एक पार्टी दी गई है। तो देखो ये भी आपको क्या हो गया, याद हो गया। छोटे छोटे निमोनिक से मैंने आपको इंड्यूसर यानी CYP 3A4 को इंड्यूस करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं या तो उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको क्या करवा दिए, याद करवा दिए। इसी के साथ हमारा जो है बेटा वो जो ड्रग है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसे भी ड्रग हैं जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं या माइक्रोजोमल एंजाइम्स को वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। यहाँ पर तो हमने एक पार्टिकुलर माइक्रोजोमल एंजाइम्स को डिस्क्राइब किया कि CYP 3A4 3A5 को कौन इंड्यूस करता है, कौन इनहिबिट करता है। कुछ और भी ड्रग है बेटा जो सारे टाइप ऑफ माइक्रोजोमल एंजाइम को इंड्यूस या तो इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन मैं प्रीवियस कभी और फ्यूचर में कभी क्लास लूंगा तो उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको याद दिला दूंगा। लेकिन MP फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के लिए वो उतना जरूरी नहीं है बेटा। बाकी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी स्टडी मटेरियल में उसको मेंशन भी किया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं चीजों को। या तो अगर आपको क्लासरूम प्रोग्राम में अगर जो हमारे बच्चे हैं जो क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं भोपाल में वो चीजों को क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का।
लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का पॉइंट क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज सिंपली नोन एज एक्सक्रीशन। ऑब्वियसली बॉडी से किसी भी मॉलिक्यूल्स को, ड्रग को बाहर करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। चैनल ऑफ एक्सक्रीशन, चैनल ऑफ एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन का चैनल क्या है? तो एक तो रीनल एक्सक्रीशन है, एक नॉन रीनल है। रीनल में किडनी आता है बेटा, नॉन रीनल में फिशेस के थ्रू, लंग्स के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्वेट के थ्रू, स्किन के थ्रू, मिल्क के थ्रू भी ड्रग क्या हो सकते हैं? एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। तो एक्सक्रीशन का चैनल क्या है? दो है, यानी या तो रीनल या तो नॉन रीनल। मोस्टली जो ड्रग है बेटा वो रीनल ही क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी, यानी किडनी के द्वारा वो क्या होते हैं? बॉडी से बाहर होते हैं। अब आते हैं किडनी पर। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ ऑल द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी। देखो किडनी के द्वारा यानी नेफ्रॉन्स के द्वारा वही ड्रग बाहर जा सकता है जो वाटर सॉल्युबल होगा। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि रीअब्जॉर्ब होने के चांसेस है, इसलिए तो लीवर जो है वो लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर रहा था, यानी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहा था। तो दैट्स वाई पॉइंट हमें याद रखना है कि किडनी जो है वो ओनली वाटर सॉल्युबल यानी कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को ही एक्सक्रीट आउट कर सकता है। इफ ड्रग इज पोलर, कंडीशन देखो सेकंड, अगर ड्रग पोलर है यानी कि वाटर सॉल्युबल, पोलर का मतलब वाटर सॉल्युबल, तो उसकी मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबोलाइट बनेगा वो भी कैसा होगा भाई? पोलर। पोलर का मतलब वाटर सॉल्युबल, हमेशा याद रखेंगे, पोलर का मतलब वाटर सॉल्युबल। और मेटाबोलाइट अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो किडनी के द्वारा इजीली क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इफ ड्रग इज नॉन पोलर, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, नॉन पोलर है यानी लिपिड सॉल्युबल है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वो क्या चीज में कन्वर्ट होगा? पोलर मेटाबोलाइट में। क्या चीज में कन्वर्ट होगा बेटा? पोलर मेटाबोलाइट में, यानी कि लिपिड सॉल्युबल से हमने फिर से उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया और वो भी ड्रग इजीली किडनी से क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन इफ ड्रग इज हाईली नॉन पोलर, अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, तो देखो हाईली लिपोफिलिक ड्रग है तो एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम, क्या कॉज कर रहा था? हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम, ड्रग कहां पे चला जा रहा था? सेक्वेस्ट्रेशन में जा रहा था। मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम, क्योंकि हाई वहां पर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को काम करने पड़ेंगे। और एक्सक्रीशन में भी प्रॉब्लम है भाई, अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग है तो क्या है प्रॉब्लम? कि ये मेटाबोलाइट भी इसका नॉन पोलर ही रहेगा। इसका जो मेटाबोलाइट है ये भी लिपिड सॉल्युबल ही रहेगा, ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। दैट्स व्हाई इनका जो एक्सक्रीशन होगा वो रीनल ना होकर के इनकी एक्सक्रीशन जो होगी वो या तो फीसेस के थ्रू होगी या तो बाइल्स के थ्रू होगी। बेटा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि रीनल एक्सक्रीशन जो है वो हाईली लिपोफिलिक ड्रग के साथ नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर ड्रग लिपोफिलिक नेचर का है या अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो ड्रग की एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के द्वारा हो जाएगी। लेकिन अगर हाईली लिपोफिलिक नेचर का ड्रग है तब वहां पर उनकी जो एक्सक्रीशन होगा बेटा वो या तो फीसेस के थ्रू होंगे या तो वो बाइल्स के थ्रू होंगे। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है कि इफ ड्रग आर इंटर इन एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन विल फाइनली एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन और किडनी। अगर ड्रग इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाता है, अगर ड्रग कहां पे जाता है बेटा? इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाता है, तो वो ड्रग जो है वो फाइनली यूरिन के फॉर्म में क्या होगा? एक्सक्रीट आउट होगा। देखो एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देकर के कहां पे आता है? तो अपना ड्रग एक्शन देकर के लीवर में आता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अब लीवर ने उसको हाइड्रोफिलिक से लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं कर पाया, यानी कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, तो लीवर उसको कहां पे भेज देता है? इंटेस्टाइन में। कहां पे भेज देता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन फिर से कहां पे भेज देता है? लीवर में। क्या फिर से मेटाबोलाइट करो, तो मेटाबॉलिज्म फिर हुआ और कुछ जैसे ही कुछ अमाउंट हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हुआ तो ये हाइड्रोफिलिक वाला जो है वो रीनल के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो वही पॉइंट कह रहा है कि अगर ड्रग इंट्रोहेपेटिक, देखो अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग है तब तो इंटेस्टाइन से वो क्या हो जाएगा? एनस के थ्रू यानी कि फीसेस या तो किसके थ्रू भाई? बाइल के थ्रू क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ड्रग जो है इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में चला गया, यानी कि हेपेटिक यानी लीवर इंटेस्टाइन में सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो जब भी लीवर में जाएगा तो कुछ अमाउंट तो ड्रग लीवर जो है वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करेगा और कुछ अमाउंट जैसे ही हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगा तो वो किडनी के द्वारा बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो पॉइंट याद रखना है कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग का एक्सक्रीशन तो
बाइल या फीसेस के थ्रू होंगे। लेकिन अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है तो फाइनली उस ड्रग का एक्सक्रीशन जो होगा वो किडनी के द्वारा होगा, रीनल एक्सक्रीशन होगा, यानी यूरिन के फॉर्म में ही ड्रग क्या होगा, बॉडी से बाहर जाएगी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं तो आप मुझे वो डाउट मैसेज में भेज सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इफ ड्रग आर इंटरिंग एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, फाइनली उसका एक्सक्रीशन कहां से होगा बेटा, किडनी से होगा। किडनी मतलब रीनल एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा भाई, रीनल एक्सक्रीशन होगा। In the process of elimination of all the compartment are totally cleared of the drug is a specified period of time। कह रहा है कि एक टाइम के अनुसार मतलब क्लियरेंस हो जाती है कि 2 घंटे के बाद पूरी ड्रग बॉडी से बाहर चली जाएगी, 4 घंटे के बाद चली जाएगी, 8 घंटे के बाद चली जाएगी। समटाइम्स ये स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है कि एक फिक्स टाइम में, एक स्पेसिफाइड टाइम में टोटल क्लियरेंस बॉडी का हो जाता है। टोटल क्लियरेंस का मतलब है कि ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरेंस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सक्रीशन से रिलेटेड और उसका नाम क्या है, क्लियरेंस। क्लियरेंस के भी कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियरेंस क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के बाद, 2 घंटे के बाद टोटल क्लियरेंस आ जाएगा, यानी 2 आवर्स के टाइम के बाद जो ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। 3 आवर्स के बाद, 4 आवर्स के बाद, जो भी एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है तो उससे क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। क्लियरेंस यूनिट इज मिलीलीटर सेकेंड, मिलीलीटर पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर्स। यानी कि क्लियरेंस का यूनिट क्या होता है, तो मिलीलीटर पर सेकेंड या मिलीलीटर पर मिनट या तो मिलीलीटर पर आवर्स। मतलब जैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा वैसे वहां पर मोस्टली डीआई और जीपेट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्लियरेंस है। जो नीचे फॉर्मूला भी मैं दिया हूं, जो अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ उन चीजों को क्लियर भी करूंगा। तो क्लियरेंस का यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट क्या है, लीटर। आप तो लीटर में ही आंसर लिखेंगे, है ना। वैसे ही क्लियरेंस का जो यूनिट है वो क्या है, मिलीलीटर सेकेंड, मिलीलीटर पर सेकेंड या पर मिनट या तो पर आवर्स। There are 2 टाइप ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस टोटल कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप्स होते हैं। नॉन रीनल, जिसका एग्जांपल है पल्मोनरी एंड बाइलरी क्लियरेंस। नॉन रीनल का मतलब है जिसका किडनी के द्वारा क्लियरेंस नहीं हो, वो ड्रग जो किडनी के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। तो किसके द्वारा होंगे, बाइलियर यानी बाइल्स के थ्रू होंगे या तो पल्मोनरी होंगे। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। और रीनल क्लियरेंस में आएंगे वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट यानी ब्लड फ्रॉम विच ड्रग इज रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। मतलब कि रीनल क्लियरेंस का मतलब है कि ब्लड से ड्रग जो है वो बॉडी से यूनिट टाइम में जब किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल क्लियरेंस। और रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला है बेटा यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी मान के चलो कोई ड्रग है जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, 100 ml। कितना है भाई, 100 ml है। और यूरिनरी रेट जो है, यूरिनरी रेट कंसंट्रेशन है वो है 5 ml पर मिनट, या तो मान के चलो 5 ml मतलब मान के चलो 30 मिनट के बाद, जब हमने ड्रग को डोज को दिया उसके 30 मिनट के बाद, या तो मान के चलो हर 30 मिनट में 5 ml या तो 5 ml पर मिनट उसकी क्या है, एक्सक्रीशन रेट है ना। तो अब इस ड्रग का पूछता है कि व्हाट इज द रीनल क्लियरेंस। तो रीनल क्लियरेंस का क्या है, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट 5 और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है 100। तो अब इसको क्या कर दोगे बेटा, 0 पॉइंट के लिए तो यहाँ पर 50, एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा तो डबल, इसको क्या कर देंगे 5, तो 0.05 मिलीलीटर पर मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 0.05 मिलीलीटर पर मिनट। मिनट में पूछा है ना तो मिनट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर वो क्वेश्चन सेकंड में पूछता तो यहाँ पर सेकंड हो जाता। तो जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि यूरिनरी रेट एक्सक्रीशन उसने कितना दिया है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, और इसी के बेस पर हम क्या कर देंगे कि इस ड्रग का क्या है भाई, उसका ये रीनल क्लियरेंस है कि हर मिनट पर, हर सेकंड पर, हर इस पे ये इतना डोज जाता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इजीली वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि एक मैन था, मान के चलो राम नाम का एक आदमी था, उसको हमने 100, ऐसे ही क्वेश्चन वो बनाएंगे, 100 ग्राम का हमने दिया पैरासीटामोल, ऐसा वो एक क्वेश्चन बनाएगा कि हमने कौन सा ड्रग दिया, पैरासीटामोल ड्रग दिया। आधे घंटे के बाद यानी कि आफ्टर 30 मिनट राम का प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो था
ड्रग का उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन के सैंपल में कितना पाया गया, 10 ml पाया गया। अब पूछेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रीनल क्लियरेंस। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या करोगे भाई, तो यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट क्या है बेटा, तो राम का जो 100 ग्राम राम को पैरासीटामोल डोज दिए, जिसमें 30 मिनट इसका जो था बेटा प्लाज्मा कंसंट्रेशन था 10 ml, हर 30 मिनट में 10 ml प्लाज्मा कंसंट्रेशन था। और उसकी यूरिनरी रेट मैंने बताना भूल गया, यूरिनरी रेट उसकी क्या थी, मान के चलो 1 ml था पर मिनट क्या था, 1 ml था। अब वो पूछेगा कि व्हाट इज देयर रीनल क्लियरेंस। तो रीनल क्लियरेंस का आप फॉर्मूला यूज करोगे, यूरिनरी रेट कितना है, 1 ml पर मिनट। तो 1 ml पर मिनट हमने किया, अपोन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, 10 ml। अब हम क्या करेंगे भाई, तो 10 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0, तो ऊपर भी क्या हो गया बेटा 0 10। अब ये क्या हो जाएगा, 10 से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 0.01। अब क्या है भाई, ml यूनिट, ml और मिनट में पूछ रहा है तो मिनट, तो 0.01 ml पर मिनट उसका क्या है, रीनल क्लियरेंस है। तो इजीली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसके अलावा जब हम बायोफार्मास्यूटिक्स डिस्कस करते हैं, जो जीपेट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट है बेटा क्लियरेंस रिलेटेड या बायो अवेलेबिलिटी, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो बायोफार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ने होते हैं। उन चीजों को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो हम लोग फर्दर आने वाले टाइम पे कभी पढ़ेंगे। लेकिन जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए जो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो मैंने आपको एडीएमई बताया बेटा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। यही आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और एमपी फार्मासिस्ट का जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो था बेटा, वो यूनिट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बस हमें ट्रायल वगैरह, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह हमें पढ़ने हैं, जो आगे मैं टॉक्सिकोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये वाला पोर्शन जो है बेटा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। Thanks for watching Pharma Aspirant and please subscribe our channel. Thank you once again.